एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर थर्ड के कोर्स का जो पेपर 6 है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हमने अपने लास्ट क्लास में ब्रिटेन तथा अमेरिका के व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। आज के हम क्लास में जो स्विट्ज़रलैंड और जो फ्रांस है उसकी वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थापिका पाई जाती है, वहाँ व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या है और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है और वे द्विसदनात्मक होती हैं। जो पहला उसका अपर हाउस होता है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं तथा जो निचला हाउस होता है उसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहीं अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग जो कांग्रेस के नाम से जानते हैं और वहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है और जो उसका अपर हाउस होता है उसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं और जो हमारा लोअर हाउस होता है उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है वो दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली या जो द्वितीय सदन जो है वो सीनेट के रूप में विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसको बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उसकी नियुक्ति डायरेक्ट होती है, उसके सदस्यों की संख्या निश्चित होती हैं, तो और भी बहुत सारे उसको पावर एंड फंक्शंस दिए हुए होते हैं। अब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है उसका भी अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग संघीय सभा, फेडरल असेंबली के नाम से जानते हैं और जो यहाँ की जो संघीय सभा है वो उसके भी दो सदन हैं। जैसे कि ब्रिटेन में, अमेरिका में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, उसी तरह जो स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ भी जो है वहाँ की जो संसद है या व्यवस्थापिका है, उस संसद व्यवस्थापिका या कांग्रेस जो भी आप कहें, उसको वहाँ हम लोग संघीय सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? संघीय सभा, फेडरल असेंबली के नाम से जानते हैं और ये भी जो है वो द्विसदनात्मक है। पहला जो इसका सदन है, ऊपरी सदन, जिसको हम लोग राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, और जो इसका निम्न सदन है उसे हम राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल के नाम से जानते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा के दोनों सदनों को जो है यहाँ पे समान शक्तियाँ दी गई हैं, ना ही तो किसी को कम ना ही तो किसी को ज़्यादा। जैसे कि ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ का जो हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। अमेरिका में किसको? सीनेट को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। और भारत में अगर देखें तो यहाँ भी जो लोअर हाउस है, लोकसभा, उसको शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ की जो दोनों सदन है उसको समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। जो राज्य परिषद जो है, स्विस संघीय सभा की जो राज्य परिषद है जो उसको, वो कौन सी सदन है? द्वितीय सदन है और इसकी कुल सदस्य संख्या 44 है, जिसमें प्रत्येक पूर्ण कैंटन के दो सदस्य लिए जाते हैं और जो अर्ध कैंटन है वहाँ से एक सदस्य लिए जाते हैं। तो पूर्ण कैंटन जो है वहाँ पे जो संख्या है वो कितनी है? वहाँ 20 है और 20 और जो आपके जो अर्ध कैंटन है वो 6 है, तो एक एक लिए जाएंगे तो 3, यानी कि अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो है 23 जो है पूरे कैंटन जो है वो की संख्या है, तो उसको 43 आपका ये हो जाएगा। सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य जो संख्या है द्वितीय सदन की, इसकी कुल सदस्य संख्या 44 है, तो 46 हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जो आपका जो 20 40 और 40 और यहाँ पे 6 से 3, तो आपके 43 पूर्ण कैंटन 6 हैं, तो और उससे आपका और इसका 23, तो ये पूरा उसके
जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 44 है और इसमें प्रत्येक पूर्ण कैंटन से, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि 2-2 प्रतिनिधि एवं एक जो अर्ध कैंटन है वहाँ से 1-1 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। अतः राज्यों को इस राज्य परिषद में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्विस संविधान में राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव विधि का उल्लेख नहीं, इसमें इसका उल्लेख विधि में नहीं किया गया है और इसे कैंटनों की इच्छा पर छोड़ा गया है। स्विट्जरलैंड के 17 कैंटनों में प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 4 कैंटनों में राज्य व्यवस्थापिका द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है और 4 कैंटनों में प्रारंभिक सभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी निश्चित नहीं किया गया है और इनका कार्यकाल कैंटनों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। 14 कैंटन मैं बताना भूल गई, जो वहाँ के राज्य होते हैं उनको कैंटन्स के नाम से जाना जाता है। तो कैंटनों के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है और 14 कैंटनों में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 8 कैंटनों में 3 वर्ष का और 3 कैंटनों में 1 वर्ष का रखा गया है कार्यकाल। जो दूसरा जो जिसकी जो सभा है राष्ट्रीय परिषद, ये तो राज्य परिषद थी, अब है कि राष्ट्रीय परिषद जो उसका दूसरा जो सदन है जो संघीय परिषद का, वो उस के सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य जो है वो नहीं हो सकते हैं। जो जितने भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं उसमें राज्य परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं और राज्य परिषद के सदस्य न्यायाधिकरण, फेडरल ट्रिब्यूनल जो होते हैं के भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है। राज्य परिषद का अधिवेशन प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में होता है, सितंबर तथा दिसंबर में होता है। राज्य का अधिवेशन प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर में होता है और राष्ट्रीय परिषद के 4/4 सदस्य अथवा चौथाई कैंटनों की मांग पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है और राज्य परिषद की गणपूर्ति जो है वो 23 रखी गई है। जो राज्य परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों के बीच एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुना जाता है और इन दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड में यह परंपरा स्थापित है कि उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय जो सभा है के निचली सदन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद कहते हैं और राष्ट्रीय परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 200 होती है, इससे अधिक वो नहीं हो सकती है। भले ही जनसंख्या बढ़ जाए तो उतनी जनसंख्या बढ़ा दी जाती है, लेकिन इनकी सदस्यों की संख्या 200 ही रहती है। राष्ट्रीय परिषद का चुनाव अप्रत्यक्षतः जनता के द्वारा होता है और राष्ट्रीय परिषद के लिए 24,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं और चुनाव गुप्त मतदान तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। जो 1973 से पूर्व स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था, आज स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक महिला और पुरुष को मतदान का अधिकार जो है वो प्राप्त है। स्विट्जरलैंड के चुनाव में सूची प्रणाली प्रचलित है। देखिए 2 तरह की प्रणालियाँ होती हैं, जो है एक तो आपका जो है एकल मत संक्रमण प्रणाली और दूसरी होती है सूची प्रणाली। तो यहाँ पे जो है वो सूची प्रणाली का प्रयोग होता है। देखिए इंडिया के प्रेसिडेंट एकल मत जो प्रणाली है उससे किसका चुनाव होता है? तो इंडिया के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और अगर हम सूची प्रणाली की बात करें तो सूची प्रणाली के द्वारा अमेरिकन राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और स्विस में भी जो है वो सूची प्रणाली का ही होता है। इसका मतलब यहाँ ये है कि जो एकल मत संक्रमण प्रणाली है उसमें व्यक्ति को वोट मिलते हैं, व्यक्ति के नाम पर वोट दिए जाते हैं, लेकिन सूची मत प्रणाली के अंतर्गत जो पार्टी होती है उसको वोटिंग दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप बेसिक चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। आई होप आप जान भी रहे हो।
तो जो स्विट्ज़रलैंड है में चुनाव में सूची प्रणाली जो है वो प्रचलित है और राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा के दोनों सदन 4 वर्ष से पूर्व उसी स्थिति में भंग किए जा सकते हैं जबकि एक सदन संविधान में पूर्ण संशोधन चाहे और दूसरा सदन उसका विरोध करे या सहमत न हो तो स्विट्ज़रलैंड के लोग जनमत संग्रह रेफरेंडम जो होता है के आधार पर संशोधन के सहमति प्रकट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है रेफरेंडम, जिसमें लोगों से जो है जनमत संग्रह कराया जाता है और जितने भी कानूनी संशोधन होते संवैधानिक संशोधन होते हैं वो उसमें जनमत संग्रह जो है कंपलसरी है। भले ही साधारण कानून में ना लिया जाए, कानून के विषय पर ना लिया जाए, लेकिन वहाँ पे जनता से पूछा जाता है कि उन्हें किस तरह की कानून चाहिए, उन्हें किस तरह के रूल रेगुलेशंस चाहिए और उसी आधार पे जो है वो संशोधन होते हैं, किए जाते हैं। तो एक तरह से अगर कहें तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है तो वो आपको स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में ही देखने को मिलती है। बाकी सभी जगह जो है प्रतिनिधित्वनात्मक जो है लोकतंत्र जो है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र जो है वो देखने को मिलता है। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष जैसा कि मैंने कहा कि 4 बार होती है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती है, लेकिन इनकी बैठकों कार्यपालिका द्वारा नहीं बुलाई जाती हैं बल्कि यह स्वयं अपनी बैठकें बुलाते हैं। राष्ट्रीय परिषद जो है अभी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार रखता है और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा संघीय क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है। यह सब संघीय अधिकारों के क्षेत्राधिकारों में आने वाले सभी विषयों पर के बारे में अध्यादेश भी जारी कर सकती है। कानून निर्माण के संबंध में संघीय सभा के दोनों सदनों को समान अधिकार दिया गया है और कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि यह दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो। संघीय सभा के सदस्य जो सभी संघीय सभा के दोनों सदनों को, जो संघीय सभा है स्विस संविधान के, उसके दोनों सदनों को मिलाकर सरकार के गठन जो है कैंटनों की सीमा आदि की रक्षा के संबंध में भी कानून बनाने का इनको अधिकार प्राप्त होता है। जो राष्ट्रीय परिषद है और जो राज्य परिषद मिलकर स्विस की कार्यपालिका संघीय परिषद के सदस्य अध्यक्ष का भी चुनाव करती हैं। यह संघीय विभागों के सदस्यों के संघीय दूतों, जो संघीय उनके दूत हैं, दूतावासों के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते आदि का भी निर्धारण करती है और जो संघीय सभा को युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों के द्वारा जो संधियां विदेशों में की जाती हैं या जो संधियां आपस में की जाती हैं, उन सभी संधियों का अनुमोदन संघीय सभा, जो वहाँ की पार्लियामेंट होती है, के द्वारा होना आवश्यक है और संघीय सभा के सदस्य संघीय परिषद के सदस्यों के प्रशासन और नीति के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। संघीय जो स्विट्ज़रलैंड के वार्षिक बजट संघीय परिषद के द्वारा तैयार की जाती है और उसे संघीय सभा के समक्ष रखी जाती है। कोई भी बजट तब तक अलग पारित नहीं हो समझा जाएगा जब तक कि उसे दोनों सदनों में अलग अलग ढंग से पारित ना कर दिया जाए। और स्विस के संविधान में संशोधन करने के संबंध में भी जो संघीय सभा के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो ये था जो है स्विस संविधान की, जो संविधान में जो व्यवस्थापिका की जो बात की गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघीय सभा के नाम से जानते हैं, जिसको फेडरल जो असेंबली है के नाम से जाना जाता है। वो भी द्विसदनात्मक है, जिसमें एक जो है राज्य परिषद और दूसरा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और एक जो है नेशनल काउंसिल के नाम से जानी जाती है और इसमें दोनों सदनों को समान अधिकार जो है वो प्रदान किया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है उसमें क्या व्यवस्था होती है। तो फ्रांस के जो पंचम गणराज्य का जो संविधान बना में प्रावधानों के अनुरूप फ्रांस में भी जो है द्विसदनात्मक संसद की स्थापना की गई है।
और इसके उच्च या द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं। उच्च और द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं, अमेरिका में जिस तरह से कहते हैं। तथा निम्न सदन या प्रथम सदन को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय परिषद के नाम से हम जानते हैं। फ्रांसीसी संसद के उच्च सदन सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 230 होती है और यह एक अस्थायी सदन होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर जो है वो चुनकर, नए सदस्य जो है वो इसके लिए चुनकर आते हैं। सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा इसमें सामाजिक वर्गों के, प्रादेशिक विभागों और प्रवासी नागरिकों के प्रतिनिधित्व की भी जो है वो व्यवस्था जो है इसमें की गई है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनमें इन लोगों की भी के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। सीनेट के सदस्यता की न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा अधिवेशन के दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सीनेट का एक सभापति होता है। सभापति का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए होता है, सदस्यों के द्वारा किया जाता है और सभापति सीनेट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में जो सीनेट का सभापति होता है अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो वहाँ का सभापति होता है उसे अस्थायी रूप से, जो किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त होता है तो उसके स्थान पर वह काम करता है। तो इस तरह से स्विस का जो पंचम गणराज्य का संविधान है वो उसमें के अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रोविज़न किया गया है और उसमें उसको जो है संसद के नाम से हम उसको स्विस के संविधान को जानते हैं। और इसमें जो 2 सदन हैं और दोनों सदन में जो है उसको एक को सीनेट और दूसरा जो है उसका पहला जो सदन है उसको सीनेट के नाम से जानते हैं और उसकी सदस्यता देखते हैं। दूसरा जो उसका होता है नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा। तो फ्रांसीसी संसद का निम्न जो सदन है जिसको भारत में लोकसभा कहते हैं, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसके बाद आपका ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं तथा जो स्विस है वहाँ पे उसको राष्ट्रीय सभा कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ का जो फ्रांस का जो निचला सदन या लोकप्रिय सदन है या द्वितीय सदन है उसको जो है या निम्न सदन जिसको कहते हैं उसको फ्रांसीसी जो है नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 491 होती है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय सभा के चुनाव के लिए एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र तथा द्विमतपत्र व्यवस्था अपनाई जाती है। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसका कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 40 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। जो राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन वर्ष में 2 बार होते हैं और राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। सदन के सदस्यों को सदन में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा सदन के अधिवेशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सदन का एक सभापति होता है जिसका निर्वाचन सदस्यों के बीच से किया जाता है और वह सदन की बैठकों का संचालन करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा के सभापति का संचालन करता है, जो सभापति होता है उसका संचालन करता है। और फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा के सभापति पर पद बहुत ही प्रतिष्ठा का होता है। जो फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा है उसके पद का पर जो बैठने वाला व्यक्ति होता है, सभापति होता है, वह बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। साधारण विधेयक
राष्ट्रीय सभा या सीनेट दोनों में जो है वो आरंभ किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही वे कानून बनाए जाते हैं या कानून का रूप लेते हैं। वित्तीय विधेयक पहले राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर राष्ट्रीय सभा में पारित होने के बाद उसे सीनेट में भेजे जाते हैं, लेकिन वित्तीय विधेयकों पर दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, अर्थात वित्तीय विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों को मिलाकर फ्रांसीसी संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है दोनों सदनों को, और दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन करते हैं। फ्रांसीसी संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है। कार्यपालिका राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। अतः कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रीय सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। जो यहाँ की राष्ट्रीय सभा है वो अमेरिका के यहाँ के जो सीनेट है, जो इसका ऊपरी सदन है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसको कांग्रेस कहते हैं। जिसको हम लोग सीनेट कहते हैं, जो यहाँ का ऊपरी सदन है। फ्रांसीसी संसद को युद्ध की घोषणा करने का भी अधिकार प्राप्त है और संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करने का भी अधिकार प्राप्त है। यह अब महाभियोग संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद उसकी जांच उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट ऑफ द जस्टिस है, के द्वारा की जाती है और इस उच्च न्यायालय के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों के द्वारा बराबर की संख्या में नियुक्त किया जाता है। तो ये था जो हमारा जो फ्रांसीसी जो गणतंत्र है, पांचवें गणतंत्र के अंतर्गत जो है वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसको जो है वो पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। और यह जो है यह भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है और इसका जो उच्च और द्वितीय सदन है उसको सीनेट कहते हैं तथा पहला जो है सदन या निचला सदन है उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है उसको सीनेट से जो ज़्यादा शक्तियाँ, इसके ऊपरी सदन से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज के क्लास में कि स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है, स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका को हम लोग संघीय सभा कहते हैं और इसकी ये भी दो सदनात्मक है। इसमें एक राष्ट्रीय परिषद है और दूसरा जो है वो राज्य परिषद के नाम से जानी जाती है। वहीं जो फ्रांस है, फ्रांस में जो व्यवस्थापिका है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं और इसमें जो ये भी द्विसदनात्मक है और यहाँ पे जो है ऊपरी सदन जो है, जो पहला सदन जो इसका होता है वो उसको हम लोग सीनेट कहते हैं और जो निचला सदन होता है उसको हम लोग नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। और दोनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं और जो अगर हम उनका देखें तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जो है इसमें जो यहाँ की नेशनल असेंबली है उसके पास है, जबकि जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे जो शक्ति है वो दोनों सदनों को समान रूप से दी गई है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में तथा स्विट्ज़रलैंड में अलग अलग नामों से हम व्यवस्थापिका को जानते हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं, कहीं पे सीनेट को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं तो कहीं जो है लोअर हाउस को दी गई हैं, तो कहीं लॉर्ड सभा को किसी मामले में ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है तो कहीं नेशनल असेंबली को बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी व्यवस्था है और जो है इनका कार्य अलग है। इनका कार्यपालिका के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसमें हमें अंतर पाया जाता है और इनका जो द्विसदनात्मक, चारों देशों में द्विसदनात्मक ही रूप है लेकिन इनकी शक्तियों में अंतर है। और सीनेट की जो शक्ति है, जो अमेरिकन सीनेट की शक्ति जो है वो काफ़ी जो है अभी तक के जितने भी जो द्वितीय सदन हैं उसमें सबसे शक्तिशाली अगर द्वितीय सदन अगर कोई है तो सीनेट, अमेरिकी सीनेट ही है। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने
स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के व्यवस्थापिका जो है उसका अध्ययन किया, उसके स्वरूप का अध्ययन किया, उसके कार्यों का अध्ययन किया, उसकी शक्तियों का अध्ययन किया संविधान के द्वारा जो दी गई हैं, और उसमें क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हमने किया। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो व्यवस्थापिका है, चाहे वो अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, स्विट्ज़रलैंड की हो या फ्रांस की हो, उसकी व्यवस्थापिका का क्या स्वरूप है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न जो है वो रखिए, उसका उत्तर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक में, नए क्लास में हम इसके कार्यपालिका, इन चारों देशों के कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।